हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लेसन ऑफ IELTS रीडिंग स्किल्स। अगर आप भी मॉक टेस्ट 16 बुक 16 को सॉल्व कर रहे हैं और वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट पोलर बियर्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है, सेकंड पैसेज में प्रॉब्लम आ रही है, तो वीडियो आपके लिए। मैं पूरी वीडियो में तीनों पैसेजेस को सॉल्व करने वाला हूँ और इसके साथ साथ हम कुछ मेजर ट्रिक्स को भी देखेंगे जिसमें हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को कैसे सॉल्व करें। अगर लेट सपोज आपको प्रॉब्लम आती है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में, आप कोशिश करते हैं उनको सॉल्व करने की और आप कंफ्यूज हो जाते हैं आंसर फर्स्ट सही है, सेकंड सही है या थर्ड सही है, तो वो मैं सारा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। फिल इन द ब्लैंक्स भी मैं आपको शेयर करूँगा कि कैसे आप एग्जैक्ट लोकेशन आंसर्स की जो है ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कॉम्प्रिहेंशंस के साथ और सॉल्व करते हैं फर्स्ट पैसेज। आप देख सकते हैं हमारा जो पैसेज है वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट पोलर बियर्स। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को नहीं पढ़ना है, हमने यहाँ से शुरू नहीं करना है, हमने क्वेश्चन से शुरू करना है। अगर आप बिगिनर हैं, बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, तो वैसे तो ज़्यादातर बच्चे आप क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हम सबसे पहले करेंगे ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। इसमें लिखा हुआ है कि डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्री विद द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द रीडिंग पैसेज 1। In the box 1 to 7 on your answer sheet, write if the statement agrees with the information तो true लिखना है, if the statement contradicts with the information false लिखना है, and not given लिखना है if there is no information on this passage। So सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? Polar bears suffer from various health problems। The first one is the polar bears suffer from various health problems due to built up fat under their skin। नाउ हेल्थ प्रॉब्लम्स एक मेजर वर्ड यहाँ पे हमको लग रहा है इसमें, और जो सेकंड हमारा है दैट इज़ बिल्ट अप फैट अंडर देयर स्किन। अगर हम इन दो पॉइंट्स को देखें तो हम आंसर्स को ढूंढ सकते हैं। तो कमिंग टू द पॉइंट कॉम्प्रिहेंशन में, आप अगर यहाँ पे पढ़ेंगे पोलर बियर्स आर बीइंग इंक्रीजिंगली थ्रेटन्ड बाय द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज but their disappearance could have far-reaching consequences. Okay, the uniquely adopted extreme condition of Arctic Circle could reach -40 degrees Celsius. One reason that they have 11 centimeter of fat under their skin। देखिए आ गया आंसर हमारा, 11 centimeter of fat under their skin। Humans with comparative level of adipose tissues would considered obese or would likely to suffer from diabetic or heart attacks। अब यहाँ पे ये तो humans के बारे में पूरा, yet polar bear experience no such consequences। So we have answer at this place। So if we go to the question again and we see it, it says the polar bear suffer from various health problems due to built up fat under their skin। So what we are going to write, क्या इसका आंसर ट्रू है, फॉल्स है, नॉट गिवन है? So the answer is false। We are going to write here false। So this is the first answer। Now coming to the second question, the study done by Liu and his colleagues compared different groups of polar bears। So you see here if we see the study done by Liu, यहाँ पे लियो को मार्क करना है, एंड हिज कोलिग्स, दो चीज़ें हैं, और डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पोलर बियर्स। तो ये मेजर 2 पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम पॉइंट आउट कर लें तो वील बी नोइंग दैट हमें क्या पढ़ना है नेक्स्ट पार्ट में। अगेन व्हेन यू कम टू दिस, सो यू सी शिंग पिंग लुई एंड हिज कोलिग्स shed light on, so it's very clear that answer is in this passage only। In this mystery they compared the genetic structure of polar bears with their closest relative from the warmer climate, brown bears। Okay, and allowed them to determine the gene that have allowed polar bears to survive in the toughest environment on the earth। Liu and his colleagues, देखिए सेम वर्ड यूज़ किया गया है कॉम्प्रिहेंशन में, जो कि वहाँ पे आपको सिमिलर मिला है। Liu and his colleagues found that the polar bears have gene known as APOB, which reduces the level of low density low density proteins from a form of bad cholesterol in human। mutation of this gene are associated with increased risk of heart disease। The polar bear may therefore be an important study model to understand the heart disease in human। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा है कि उन्होंने
दो को तो कंपेयर किया है, ब्राउन बेयर्स एंड पोलर बेयर्स, ठीक है, एंड ल्यू एंड हिज कॉलिग्स। हमने क्वेश्चन वहाँ से समझा, अब आंसर हमें यहाँ से डिसाइड करना है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट, और इसके बाद में कंपैरिजन की कोई इन्फॉर्मेशन इस कॉम्प्रिहेंशन में अवेलेबल नहीं है, इस पैसेज में पूरी अवेलेबल नहीं है। नाउ इफ वी कम टू द क्वेश्चन अगेन, it says the study done by Liu and his colleagues compared the different groups of polar bears. So what can be the answer? Will it be false, or will it be not given, or will it be true? It is not true because they have not compared the different groups of polar bears. They have only compared the two groups, the two brown bears and white bears, the polar bears. तो इसका आंसर जो है that is false. नॉट गिवन नहीं है, इसके बारे में बात की गई है, एंड इट इज़ फॉल्स। कमिंग टू द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ल्यू एंड हिज कोलिग्स वेर फर्स्ट रिसर्चर्स टू कंपेयर पोलर बेयर्स एंड ब्राउन बेयर्स जेनेटिकली, ठीक है। तो इफ़ यू विल स्टडी दिस पैसेज, आप क्या कर सकते हैं, इसको वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके इसको पूरे को भी यहाँ से यहाँ तक पढ़ सकते हैं। मैंने पहले से पढ़ रखा है, तो आई विल नॉट वेस्ट द टाइम ऑफ द अदर कैंडिडेट्स। तो इसमें क्या है, इफ़ यू विल स्टडी दिस पैसेज एंड दिस पैसेज, देर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द कंपैरिजन। आप स्किमिंग भी कर सकते हैं, स्किमिंग में भी कुछ और ही लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी अगर आप जाओगे तो यहाँ पे भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन इस पैसेज से इस पैसेज में नहीं मिलेगी। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से यहाँ तक पॉज करके अगेन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम दोबारा से सेम जगह पे आते हैं, तो इट सेज ल्यू एंड हिज कोलीग्स वेर फर्स्ट रिसर्चर्स टू कंपेयर पोलर बियर्स एंड ब्राउन बियर्स जेनेटिकली, ठीक है। ये दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन। तो दिस इज़ नॉट गिवन। वाई इट इज़ नॉट गिवन? द रीज़न इज़ दैट द इंफॉर्मेशन हैज़ नॉट बीन गिवन रिगार्डिंग द सेम। हमें पता है आंसर कहाँ पे है, इसलिए हम यहाँ पे नॉट गिवन लिख रहे हैं, और अगले किसी भी पैसेज में इसके बारे में फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। Now coming to the fourth question, the polar bears are able to control their level of bad cholesterol by genetic means. Now हमने यहाँ पे ही कुछ important text को highlight कर लिया था, low density proteins, okay, a form of bad cholesterol, उसमें cholesterol की बात भी की गई है, और bears had a gene known as APOB which reduces the level of low density protein. So you see यहाँ पे हमें इसका नेक्स्ट आंसर भी मिल गया है। किस जगह पे मिला है, अगर मैं आपको अगर आप कंफ्यूज थोड़े से नहीं हैं, तो यू हैव टू सी दिस वन, दिस पार्ट ल्यू एंड हिज कॉलीग्स, एंड ये वाला आपको पार्ट जो है यहाँ पे पूरा ध्यान से पढ़ना है, पॉज करके पढ़ सकते हैं कि क्यों ये आंसर जो है इसका ट्रू आएगा। ल्यू एज इन कोलिग्स फाउंड द पोलर बियर्स हैव अ जीन नोन एज APOB विच रिड्यूसेस द लेवल ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स LDLS, ठीक है, ओके। सो कमिंग टू द क्वेश्चन अगेन, so what we'll write here is the polar bears are able to control their bad cholesterol by genetic means, so that answer is true. Now the next question is, the female polar bear are able to survive for about 6 months without food. So for this answer, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, हम इसको दोबारा से ना पढ़ें। सो वी शुड स्टार्ट विद दिस वन, और अगर कोशिश हो सके तो विल ट्राई टू स्किम इट एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, द पोलर बियर आर एबल टू कंट्रोल द फीमेल पोलर बियर्स आर एबल टू सर्वाइव फॉर अबाउट 6 months विदाउट फूड। तो व्हाट वी नीड टू हाईलाइट इज 6 months एंड फूड यहाँ पे देख लेते हैं, और फीमेल भी एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है जो हमें हेल्प कर सकता है। तो हम वापस उस पर जाएंगे एंड वील सी दैट कहीं पे फीमेल 6 months या फीमेल पोलर बियर्स, देखिए फीमेल पोलर बियर्स यहाँ पे हमें मिल गया है, और उसके बाद में इसके ऊपर लिखा है कि मैटरनिटी डेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, स्नो विल रिमेन देयर फॉर विंटर बोथ बिफोर द प्रोसेस रिजल्ट्स अबाउट 6 months। ये देखिए यहाँ पे 6 months ऑफ फास्टिंग भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है।
दिस इज 6 months of fasting where the female bears ये जगह अगेन 6 months of fasting, okay, where the female polar bears have to keep themselves their cubs alive, यहाँ पे लिखा है cubs alive, and depleting their own calcium and calories reserve. Despite this their bone density, अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर है despite their bone density remains strong. ठीक है, ये देखिए, ये मैंने इसको पूरा क्लोज इन कर दिया. ठीक है, ये यहाँ पे इसका आंसर है कि जो उनकी बोन डेंसिटी है वो स्ट्रॉन्ग रहती है. ठीक है, तो आंसर को मैं मार्क कर देता हूँ. ये आंसर है यहाँ पे आपका. ठीक है, ये वाला. सो कमिंग टू द नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन. पहले हम इसका आंसर लिखते हैं क्या है. इट वॉज 6 months और ये है ट्रू. क्यों आंसर ट्रू आएगा? क्योंकि उनकी बोन डेंसिटी डिप्लीट नहीं होती है. आर एबल टू सर्वाइव फॉर अबाउट 6 months विदाउट फूड. तो इसका आंसर है ट्रू. इट वॉज नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट वॉज फाउंड दैट द बोन्स ऑफ द पोलर बेयर वर वेरी वीक व्हेन दे केम आउट ऑफ देयर डेंस इन द स्प्रिंग. ठीक है, तो अभी इसका आंसर भी वहीं पे है. डेंस की बात वहीं पे की गई है सेम पैसेज में. ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे डिग डेंस इन द स्नो एंड विल, ये देखिए यहाँ पे स्नो एंड विल रिमेन देयर थ्रू आउट द विंटर बोथ बिफोर एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ देयर कब्स. दिस प्रोसेस रिजल्ट्स 6 months ऑफ फास्टिंग. डिस्पाइट दिस देयर बोन्स रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड डेंस. तो इसमें क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन पे एक बार फिर से जाएंगे. इट वॉज फाउंड दैट द बोन्स ऑफ द फीमेल पोलर बियर्स वर वीक एंड दे केम आउट ऑफ द डेन. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स. एंड द सेवेंथ जो है पोलर बियर्स, सेवेंथ जो है द पोलर बियर mechanism for increasing the bone density could also be used by the people one day. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आंसर है इसको इसके नीचे थोड़ा सा आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है कि हम इसको यहाँ से यहाँ तक जब पढ़ेंगे तो विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिस्ट. सो यहाँ पे पढ़ते हैं साइकोलॉजिस्ट. एंड अगर आपको इसकी स्किमिंग करनी है तो यहाँ पे आप देखिए कि ह्यूमंस की बात की गई है, ह्यूमंस हेल्थ की बात गई है. तो यहाँ पे मैनी बेडरिडन ह्यूमंस एस्ट्रोनॉट्स कुड पोटेंशियली बेनिफिट, यहाँ पे बेनिफिट की भी बात की गई है. यूज्ड बाय द पीपल वन डे. ठीक है, तो हाइबरनेटिंग ब्राउन बियर्स डू नॉट हैव द कैपेसिटी, यहाँ से पढ़ लेते हैं हम. हाइबरनेटिंग ब्राउन बियर्स डू नॉट हैव दिस कैपेसिटी एंड मस्ट देयरफॉर resort to the major bone reformation in the following spring. If the mechanism of bone remodeling in the polar bears can be understood, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मैकेनिज्म समझ में आ जाए तो ह्यूमंस की मदद की जा सकती है. दिस इज़ व्हाट दिस मीन्स फ्रॉम हेयर टू दिस प्लेस. सो व्हाट कैन बी द आंसर ऑफ दिस वन? आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं. द पोलर बेयर मैकेनिज्म फॉर इंक्रीजिंग द बोन डेंसिटी कुड बी यूज्ड बाय पीपल. ट्रू. You can also guess the answers if you feel like that you know the answers of these. Okay, now अगला क्वेश्चन जो है 8 the reasons why polar bears should be protected. Now इसमें भी हम important keywords को बहुत important है highlight करना. इसको भी आप में करना है. तो people think unintelligent, reasons why polar bears should be protected. तो ये context है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्यों उनको बचाना चाहिए. और उसके बाद में यहाँ पे देखिए सेकंड जो है टेनाजो जू है, इसको भी हाईलाइट हम कर लेते हैं. अ बियर हैज़ बीन सीन यूजिंग अ ब्रांच एज अ एंड दिस अलाउड हिम टू नॉक डाउन यहाँ पे देख लेते हैं. एंड अ वाइल्ड पोलर बियर वर्कड आउट अ मेथड ऑफ रीचिंग अ प्लेटफॉर्म वेयर द पोलर बियर्स हैव डिस्प्लेड अ बिहेवियर सच एज कॉन्शियस मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज सिमिलर टू. कॉन्शियस मैनिपुलेशन को हाईलाइट कर लेते हैं अगर कोई सिनोनिम इसका हमें मिल जाएगा तो. बियर्स में ऑल्सो हैव डिस्प्लेड इमोशंस. फॉर एग्जाम्पल दिस में मेक मोमेंट सजेशन, दे में मेक मोमेंट सजेशन इफ़ डिसअपॉइंटेड व्हेन हंटिंग. हंटिंग यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं. दीज आर द इम्पॉर्टेंट जो हमें लग रहे हैं कीवर्ड्स वो हम हाईलाइट कर रहे हैं. दे मे फ्रॉम रिलेशनशिप विद अदर स्पीसीज, दे मे फॉर्म रिलेशनशिप्स विद अदर स्पीसीज. ठीक है, तो हम अभी पैसेज पे जाते हैं और कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की, कहाँ पे हमको इसके आंसर्स मिल सकते हैं.
तो हमने यहाँ तक तो लिख लिया है, यहाँ पे तो तक तो कुछ नहीं है। द मेडिकल बेनिफिट्स ऑफ पोलर बियर्स। देखिए अब यहाँ पे अ मेल, देखिए हम स्किमिंग ऐसे करेंगे कि हमें जल्दी जल्दी पता लग जाए कि कहाँ पे आंसर है। तो यहाँ पे आप मेल, ये देखिए मेल बियर कॉल्ड गुगू इन टेंजिना जू, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। उसके ऊपर वी थिंक, यहाँ पे वी टेंड टू वांट टू प्रोटेक्ट एनिमल वी थिंक आर इंटेलिजेंट एंड पोजेस इमोशन सच एज एलिफेंट प्रीमेट्स बियर्स ऑन द अदर हैंड सीम्स टू परसीव्ड एज स्टूपिड, ठीक है, ये देखिए अनइंटेलिजेंट, प्रिसीव्ड मतलब माना जाता है, एज स्टूपिड इन मैनी केसेस वायलेंट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हो एंड येट एंसीडोटल एविडेंसेस फ्रॉम द फील्ड चैलेंज दीज एग्जम्पशंस, ठीक है। सजेस्टिंग फॉर एग्जांपल द पोलर बियर्स हैव गॉट गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, ठीक है। अभी हम वापस से जाते हैं तो यहाँ पे हमें एक आध आंसर मिल जाएगा। हमारा जो पैसेज है, पीपल थिंक द पोलर बियर्स आर अनइंटेलिजेंट, ठीक है, एंड देखिए पीपल थिंक द पोलर बियर्स आर अनइंटेलिजेंट एंड आप आंसर कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहीं पे आंसर था। प्रिसीव्ड एज स्टूपिड एंड इन मैनी केसेस वायलेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो वायलेंट भी माने जाते हैं। तो क्या है फर्स्ट का आंसर? आपको ये स्किमिंग से पता लग जाएगा। अनइंटेलिजेंट आपने देख लिया और वहाँ पे आपको सिनोनियम पता है तो यू कैन ईजिली आंसर द क्वेश्चन। तो दिस इज द वन आंसर। उसके बाद में टेंजिना जू हमने वहाँ पे भी, टेननाजो जू हमने वहाँ पे भी हाईलाइट कर लिया है, अंडरलाइन कर लिया है। अ बियर हैज़ बीन सीन यूजिंग अ ब्रांच एज अ, अब वहाँ पे ब्रांच की बात भी की है, ठीक है। दिस अलाउड टू नॉक डाउन सम, फिर से हम वहीं पे जाते हैं, द सेम प्लेस और हम अ मेल बियर कॉल्ड गुगू इन टेंजानो जू ओसाका हैव बीन ऑब्जर्व मेकिंग द यूज ऑफ अ टूल टू मैनिपुलेट environment। देखिए the bear used a tree branch on multiple occasions to dislodge a piece of meat hung on off his reach। इसका मतलब अगर आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं, अगर आप चाहें, और अगर सॉल्व करना है, एक्सप्लेन ये है कि उसने पेड़ की ब्रांच को यूज़ किया था मीट को नीचे गिराने के लिए, यही है। डिसलॉज का मतलब होता है जो प्रॉपर फाइनल कंक्लूजन है वो मैंने आपको बता दिया इसका। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी थी गूगू की। तो हम वहीं पे जाते हैं, क्वेश्चन को समझेंगे तो आंसर कर पाएंगे। अ बियर हैज़ बीन सीन यूजिंग अ ब्रांच एज अ टूल, ठीक है, यहाँ पे देखिए टूल वहाँ ने लिखा हुआ है उन्होंने, तो ये क्लियर है कि द बियर हैज़ बीन ओसाका हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड मेकिंग द यूज़ ऑफ अ टूल, ये देखिए यहाँ पे टूल टू मैनिपुलेट द इन्वायरमेंट, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, द टूल पे एरो लग गया है आपका, टू मैनिपुलेट द इन्वायरमेंट। उसके नीचे फर्स्ट का आंसर हो जाएगा टूल, और सेकंड का जो आंसर है दिस अलाउड हिम टू नॉक डाउन सम मीट। ओके, तो नेक्स्ट में वहाँ पे लिखा भी हुआ है कि डिसलॉज मीट लिखा हुआ है, डिसलॉज अ पीस ऑफ मीट हंटिंग ऑफ आउट ऑफ हिज रीच, ये प्रॉब्लम यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। नेक्स्ट टू दैट अगर हम अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वाइल्ड पोलर बियर वर्कड आउट अ मेथड ऑफ रीचिंग अ प्लेटफॉर्म वेयर ए वाइल्ड पोलर बियर की बात करी गई है यहाँ पे। तो हमें क्या क्वेश्चन पैराग्राफ में देखना है कि वाइल्ड पोलर बियर कहाँ पे लिखा है और रीचिंग अ प्लेटफॉर्म अगर कहीं पे लिखा है तो इफ़ दी कैन फाइंड दीज टू वर्ड्स सो द पॉसिबिलिटी इज दैट वील रीच द आंसर। सो नेक्स्ट टू दैट हम इसके आगे ही जाएंगे, ये ऑर्डर में है सारे आंसर से, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में देखिए यहीं पे लिखा हुआ है कि वाइल्ड पोलर बियर although not as obviously as with the gogo, a calculated move by the male bear involved running and jumping onto barrels into an attempt to get a photographer standing on the platform 4 meters। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रनिंग एंड जंपिंग इन ऑर्डर टू गेट फोटोग्राफर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म 4 meters हाई, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है इस जगह पे है, कैलकुलेटेड मूव बाय मेल वाइल्ड बेयर। तो नेक्स्ट इज द फोटोग्राफर, इसका आंसर है, दिस इज फोटोग्राफर, 11th वाला जो आपका है इज फोटोग्राफर। ओके, सो आई विल नॉट बी एबल टू राइट।
जगह मिल गई है तो मैं लिख रहा हूँ, मुझे लगा कि नहीं लिख पाऊँगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो है, पोलर बियर्स हैव डिस्प्लेड बिहेवियर सच एज कॉन्शियस मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज सिमिलर टू। अभी ये देखते हैं, इसके बाद में इसका भी आंसर होगा पॉसिबली। सो द अदर स्टडीज हैज़ वन ऑफ द एलिजन एम्स। देखिए यहाँ पे तो अब कोई आंसर इसका लग नहीं रहा है, हमने पूरा पढ़ लिया। फॉर एग्जाम्पल, एम्स ऑब्जर्व्ड बियर पुटिंग ऑब्जेक्ट्स इन पाइल्स एंड देन नॉकिंग देम ओवर इन व्हाट हैपन टू बी इन अ गेम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको दोबारा से पढ़ेंगे पॉज करके तो आपको समझ में आएगा इसका आंसर जो है वो गेम है। ओके, ऑब्जेक्ट सिमिलर टू अ गेम। एंड बियर्स मे ऑल्सो डिस्प्ले इमोशंस, फॉर एग्जाम्पल they may make movements suggesting if disappointed when hunting. Okay, so the last answer हम ढूंढ रहे हैं इसका, the final जो आंसर है हमारा, the study demonstrated that the bears also capable of agile and thought out behaviors. These examples suggest that bear have greater creativity and the problem solving abilities than previously thought. As of the emotions, while the evidence is once again anecdotal, many bears have been seen hit out at ice and snow seemingly out of frustration. ठीक है, यहाँ पे देखिए वो बर्फ़ मार रहा है when they have just missed out a kill. Okay, let's suppose कि he was not able to make the hunt, so what he does कि उसने बर्फ़ का गोला पकड़ा और फ्रस्ट्रेशन से आगे को मारा। तो यहाँ पे जवाब क्या है इसका, जो लास्ट 13th वाला क्वेश्चन है कि मिसिंग हंटिंग को उन्होंने मिसिंग अ किल लिख दिया है वहाँ पे, और दे मे मेक मूवमेंट सजेस्टिंग फ्रस्ट्रेशन। ओके, दिस वाज ऑल। सो वी हैव कवर्ड द पैसेज व्हाई वी नीड टू प्रोटेक्ट द पोलर बियर्स। सो हमने इसमें ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कवर किए, हमने पॉइंट्स को हाईलाइट किया जिन पॉइंट्स को हम मेजर पॉइंट्स मानते हैं कि इसके बेसिस पे हम जो है नाउन्स को और वर्ब्स को इन पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाईलाइट करना। आप एक और बात ध्यान रख लीजिएगा, जब भी आप ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं उनको फिर से हाईलाइट करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन जो है वो पूरा समझ में आया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ थोड़ा स्लो बोलिए या थोड़ा तेज़ बोलने के लिए बताइए मुझे। ठीक है, जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं हम गलतियाँ कहाँ पे कर रहे हैं तो हम उन्हें रिजॉल्व भी नहीं कर सकते। और मैंने कोशिश की है कि सारे आंसर जो हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए हों, ऑल्दो जो लैंग्वेज थोड़ी सी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की होती है वो ईडियमेटिक होती है, ईडियम्स यूज़ होते हैं, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो नेक्स्ट पैसेज नाउ that we are going to cover up is the step pyramid of Djoser. So this was an ancient pyramid that was used, that is like a popular destination for the tourist to visit. ये मैं आपको एक important point बता रहा हूँ। तो अभी हम इस पूरे पैसेज को सॉल्व करने वाले। अगर आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना है, लेट्स सपोज आपने पूरा पैसेज किया था, आई वुड रिकमेंड टेकिंग 5 minute रेस्ट, पॉजिंग द वीडियो, ओके, rethinking about everything that I have taught you or revising that things, and after that starting with this video again. Now let us start with the video with reading passage 2. So basically इसमें list of headings हैं, ठीक है, list of headings type of questions है। list of headings का मतलब होता है, if you are not familiar with this type of questions, it basically means that you have to match paragraph A, ठीक है, आपको सबसे पहले paragraph A पढ़ना है, this part, ठीक है, और इस paragraph को आपको conclude करके इनमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से किसी एक में मार्क करना है कि विच वन इज़ 1, विच वन इज़ सेकेंड एंड विच वन इज़ थर्ड। सो इफ़ यू गेट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच सेज द लिस्ट ऑफ द हेडिंग्स, अगर इसमें आप कंफ्यूज रहते तो मैं आपको ट्रिक्स इसमें भी बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट, हम पहले इसमें यही इंपॉर्टेंट होता है कि आप सबसे पहले इसको पढ़ लीजिए, इसको पढ़ने के बाद में हम उसे पढ़ेंगे। सबसे पहले पैसेज को पढ़िए A to Z, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिए, उसके बाद में वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो इसके अलावा कोई तरीका नहीं है अगर आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स मिल जाती हैं और उनको आपको सॉल्व करना है। तो इसमें लिखा है द पिरामिड्स आर द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट एंड स्टिल होल्ड enormous interest for the people in the present day. Okay, these grand impressive tributes to the memory of Egyptian king have become linked with the country, even though other cultures such as Chinese,
Mayan also built pyramids. The evolution of the pyramid form has been written and argued from centuries. ठीक है, उसके बाद however there is no question that as far as Egypt is concerned it began with one monument to one king designed by a brilliant architect, the step pyramid of Djoser at Squara. Okay, so this is all the passage all about. So coming to the questions, now we have, if we see these, the areas and artifacts within the pyramid itself. So we need to see areas and artifacts. Neither the first passage talk about areas, neither it talk about artifacts. The second is a difficult task for those involved. Neither there is a task involved in the passage 1, if you see it, okay, neither something relevant is involved. A king who saved his people, this is again not relevant, so we are not going to mark this. A single certainty among other less definite facts. So this could be answer, okay, this can be answer number 14. But as of now we are also going to study the other one as well. An overview of an external building and areas, this again cannot be the answer. A pyramid design that other copied, again cannot be the answer. An idea for changing the design of the burial structures. बरियल का मतलब है जहाँ पे दफन किया जाता है, ओके, तो दिस इज अगेन नॉट द आंसर. एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस डिस्पाइट द फ्यू रिमेन्स, अगेन नॉट द आंसर. द आंसर टू सम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, again not the answer. So if you go again and read this, so this can be a answer. If you again see again, यहाँ पे फिर से दोबारा से पढ़ेंगे. The Egyptian king have been linked. The pyramid are the most famous monuments of the ancient Egypt and still hold enormous interest for the people in the present day. These grand impressive tributes to memory of Egyptian king have become linked with, even though other cultures such as also built the pyramid. The evolution of the pyramid for those have been written and argued for centuries. However, there is no question that Egypt is concerned. It began with one monument king designed, one brilliant architect, step pyramid of Djoser at Squara. तो इसमें अगर आप देखेंगे थोड़ी सी इडियम्स वाली लैंग्वेज है, बट स्टिल अ सिंगल सर्टेनिटी अमंग लेस डिफाइंड ऑफ फैक्ट्स ही यहाँ पे आंसर आएगा इसका. और इसके अलावा आप इसको इस तरीके से भी मार्क कर सकते हैं कि ये भी नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है आपको, ये नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, ठीक है, और ये भी फिर नहीं लग रहा है आपको, फिर ये भी नहीं लग रहा है, फिर ये भी नहीं लग रहा है. तो आप इन सारों को क्रॉस कर सकते हैं. तो 14 एक पॉसिबल आंसर आपका इसका बनता है, ठीक है. तो दिस इज़ वाई वी हैव यूज्ड 14 एज द आंसर. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज पैसेज बी. हम पैसेज बी को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उसका क्या आ रहा है. Now coming to the passage B. Djoser was the first king of the third dynasty, okay, of Egypt and the first to build in the stone. ठीक है. Prior to the Djoser regime, tombs were a rectangular monument made of the dried clay brick, which were covered underground passages. were deceased person, deceased का मतलब होता है किसी मरे हुए इंसान को, person was buried, जहाँ दफन किया गया, for the reason which remains unclear. Djoser main official whose name was Imhotep, हम इसका नाम भी लिख लेते हैं यहाँ पे क्योंकि this is a noun, that is why we are highlighting it, and this is the king's name. So this is very common, the passage you see के बारे में, तो we are not highlighting it. Conceived of the building a taller, more impressive tomb for his king by stacking stone slabs on the top of one another. tomb जो होती है, it's कब्र को बोलते हैं. Progressively making them smaller to form shape, पढ़ेंगे तो form shape now known as step pyramid of Djoser is thought to have reigned for 19 years, but some historians and scholars attribute a much longer time for his rule owing to the number and size of the monument he built. ठीक है, तो अभी हमने इसको पढ़ लिया है ओवरऑल. वैसे तो स्किमिंग इंपॉर्टेंट होती है, आपको जैसे जैसे आगे बढ़ना है आपको स्किम करना है और स्किमिंग के बेस पे आपने आगे देखना है कि क्या आंसर हो सकता है. तो एरियाज एंड आर्टिफैक्ट्स इनसाइड द पिरामिड इटसेल्फ, अगेन ये पहला वाला आंसर नहीं हो सकता है बिकॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क नहीं, कुछ नहीं है ऐसा बोला. अ किंग हु सेव्ड हिज पीपल, सेविंग की बात ही नहीं आई कहीं पे भी. एन ओवरव्यू ऑफ एक्सटर्नल बिल्डिंग एंड एरियाज, इसकी कुछ बात लग रही है बट स्टिल हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम इसको ऑप्शनल ले रहे हैं. उसके बाद पिरामिड डिज़ाइन दैट अदर कॉपीड, इसकी बात भी यहाँ पे नहीं हुई है तो वी आर नॉट कंसिडरिंग इट. एन आइडिया ऑफ चेंजिंग द डिज़ाइन ऑफ बरियल स्ट्रक्चर.
देखिए अब बरियल स्ट्रक्चर, ये हमें काफ़ी हद तक आंसर लग रहा है पैसेज बी का, ठीक है, इसको 15 भी मार्क कर सकते हैं आप। रीज़न क्या है, बरियल स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए डिसीज्ड, और उसके बाद टूम्ब, नाउ ए मोर इम्प्रेसिव टूम्ब फॉर हिज किंग बाय स्टैकिंग स्टोन। अगर आप इस जगह को देखोगे, इस पैसेज को प्रोबेबली देखोगे, तो आपको यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो कि उसने जो बरियल स्ट्रक्चर है उनका जो स्ट्रक्चर है उसको बदला। तो सेकंड का आंसर इसलिए जो है वो आएगा, एन आइडिया ऑफ चेंजिंग द डिज़ाइन ऑफ द बरियल स्ट्रक्चर, और ये किया किसने, इमोटैप ने। सो दैट इज़ वाई हेयर द सेकंड पैसेज इज 7th and the first one is 4th. Okay, now coming to the passage C, we again need to read the complete passage C, ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ पैसेज C को, आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। The step pyramid has been thoroughly examined and investigated over the last century, and it is now known as the building process went through many different stages. Historian Mark Van D. Merope commented on his writing, much experimentation was involved, which is especially clear in the construction of the pyramid in the center of the complex. ठीक है, उसने कंस्ट्रक्शन के बारे में देखा। It had several plans before it became the first pyramid in the history. Several plans थे यहाँ तक, piling 6 level on the top of one another. ठीक है, एक दूसरे के ऊपर 6 levels उन्होंने। The weight of enormous mass was a challenge for the builders. यहाँ पे लिखा है who placed stone, आगे लिखा है who placed stone at an inward incline in order to prevent the monument from breaking up. ठीक है, अब देखिए ये जो 3 लाइनें हैं लास्ट वाली, जिनको मैंने यहाँ से यहाँ तक हाईलाइट किया। अभी हम वापस जा रहे हैं क्वेश्चन पे और हम सी वाले को देखते हैं। इसमें देखिए लिखा है अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर दोज इन्वॉल्व। जो बिल्डर्स थे वो जो स्टोन का वेट था इतना ज़्यादा था, तो दिस इज़, तो C1 वी कैन टॉक इज C का जो आंसर है उसको हम सेकंड मार्क कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी पोटेंशियल आंसर। अगर हमको लगेगा कि ये आंसर नहीं है तो हम आगे इसको बदल भी सकते हैं, ठीक है। बट अभी इनिशियली हमने 4th, 7th और 3rd आंसर को मार्क किया। अब डी पे आते हैं, पैराग्राफ डी। व्हेन फाइनली कंप्लीटेड, ठीक है, ये बोल रहा है व्हेन फाइनली कंप्लीटेड द स्टेप पिरामिड रोज 62 मीटर हाई, ठीक है, एंड वॉज द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर एट इट्स टाइम, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर था। द कॉम्प्लेक्स वॉज बिल्ट द साइज ऑफ अ सिटी इन एंशियंट इजिप्ट। अब द सिटी हम इसको मार्क कर लेंगे क्योंकि थोड़ा पॉइंट हमें इम्पॉर्टेंट लग रहा है। और इसके पास एक टेम्पल था, कंट्री यार्ड था, लिविंग क्वार्टर्स थे, और इनको यूज़ कौन कर रहा था? प्रीस्ट यूज़ कर रहे थे, इनको प्रीस्ट यूज़ कर रहे थे। 16 हेक्टेयर ज़मीन थी उनके पास, एक वॉल थी 10.5 मीटर्स हाई की, और 13 फॉल्स डोर्स थे जो ट्रू एंट्रेंस को कट करते थे इनटू द साउथ ईस्ट कॉर्नर। द एंटायर वॉल वाज रिंग्ड बाय अ ट्रेंच, और जो दीवार थी उसके पास 750 मीटर्स चौड़ी जो थी वो ट्रेंच भी थी, रिंग कवर अप करी हुई थी पूरी की पूरी। द फॉल्स डोर्स जो थे वो क्या करते थे? इनटू कॉम्प्लेक्स टू डिस्करेज विजिटर्स फॉर द अनवांटेड विजिटर, कि अनवांटेड विजिटर कोई आ ना पाए वहाँ पे। इफ़ समवन विश्ड टू एंटर, ही और शी वुड हैव नीड टू नो इन एडवांस हाउ टू फाइंड। उसको अगर किसी ने भी जाना है तो उसको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि लोकेशन कहाँ पे है। ट्रू ओपनिंग इन द वॉल। Chaucer was so proud of his accomplishment that he broke the tradition of having only his own name on the monument and had Imhotep name carved on it as well. हम जो पिरामिड होते थे पुराने, जो किंग्स वगैरह ने बनवाए थे, वो क्या करते थे? सिर्फ अपना नाम उस पर लिखवाते थे। बट जो जोसर थे उन्होंने, जो उनका मेन आर्किटेक्ट था इमोटैप, उसका नाम भी लिखवाया था ना। कमिंग टू द क्वेश्चन डी, यहाँ पे हम क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें कौन सा आपको पॉसिबल आंसर लग रहा है? पॉज करके इसका आंसर कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि इफ़ यू हैव डन द राइट और रॉन्ग आंसर। एरियाज एंड आर्टिफैक्ट्स विद इन द पिरामिड इटसेल्फ, ये कुछ लग रहा है हमको, बट वी आर नॉट गोइंग विद दिस वन, ठीक है, इसको नहीं ले रहे। अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर दोज इन्वॉल्व, ये हम पहले कर चुके हैं पैराग्राफ सी के लिए, तो वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस वन। अ किंग हु सेव्ड द पीपल, अगेन इसका तो कोई रेलेवेंस नहीं बनता है।
ठीक है। उसका सिंगल सर्टेनिटी अमंग द अदर लेस डिफरेंट फैक्ट्स ये कर चुके हैं हम। एन ओवरव्यू ऑफ द एक्सटर्नल बिल्डिंग एंड एरियाज, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसमें बिल्डिंग का कंप्लीट ओवरव्यू की ही बात की गई है। 16 हेक्टेयर लैंड है, 13 फॉल्स डोर हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे 10.5 मीटर हाई वॉल है, 75 मीटर ट्रेंच है, ठीक है। और कितने दरवाजे हैं उसमें और एग्जैक्ट लोकेशन कैसे फाइंड करनी है। तो दिस इज़ एक्चुअली एन ओवरव्यू ऑफ द बिल्डिंग ओनली। तो हम इसको यहाँ पे 5th वाला मार्क कर सकते हैं, एन ओवरव्यू ऑफ द एक्सटर्नल बिल्डिंग एंड एरियाज, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम मार्क कर देंगे 5th। Now coming to the answer E, question number 18, which is paragraph E. Let us come to the paragraph again. Here, now अब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। द बरियल, यहाँ से द बरियल चैम्बर्स ऑफ द टूम्ब द किंग बॉडी वॉज लेड रेस्ट डग beneath the pyramid surrounded by vast maze of long tunnels had a room of them to discourage robbers, ठीक है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस डिस्कवरीज, जिसमें ओवर 40,000, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करेंगे हम। 40,000 ऑफ दीज वेसल्स थी, और ये क्या थी, फाउंड इनसाइड, यहाँ पे देखिए फाउंड इनसाइड द पिरामिड वाज अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोन वेसल्स। और यहाँ पे देखिए बड़े ध्यान से लिखा हुआ है वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस डिस्कवरीज, क्या थी उसमें, स्टोन शेल्स थी, वो 40,000 थी। और वेरियस फॉर्म्स, इसके बाद में लिखा हुआ इन्होंने वेरियस फॉर्म्स शेप्स डिस्कवर्ड इन द स्टोर रूम फॉर द पिरामिड अंडरग्राउंड पैसेजेस, दे आर इंस्क्राइब्ड विद द नेम ऑफ द रूलर फ्रॉम द 1st, 2nd एंड 3rd डायनेस्टीज ऑफ इजिप्ट मेड फ्रॉम द डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन्स, ठीक है। उसके बाद देर इज़ नो एग्रीमेंट अमंग द स्कॉलर्स। अब इस पर आके उन्होंने जो भी लिखा है, हु एक्वेटेड द मोस्ट पिरामिड, एंड देखिए अगर आपको इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे हमने वो इसमें से निकाल लिए हैं, ठीक है। अभी आप दोबारा से इसको अगर पढ़ोगे, टाइम नहीं ज़्यादा आपको इसमें देना है। अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो तो अब दोबारा से आप देखिए कि ई जो है, ई पार्ट जो है यहाँ पे, एक मिनट, जो आपका ये ई है, ठीक है। इसके लिए अगर आप दोबारा से पढ़ो एरियाज़ एंड आर्टिफैक्ट्स विद इन द पिरामिड इटसेल्फ, ठीक है। तो अब आर्टिफैक्ट्स किसको बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये इसका मतलब नहीं पता है तो आई डोंट थिंक सो दैट यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन, ठीक है। और शायद वहाँ पे लिखा भी हुआ है आर्टिफैक्ट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। वन ऑफ द वास्ट मेज ऑफ लॉन्ग टनल्स दैट हैड रूम्स टू डिस्कवरेज रॉबर, वन मोस्ट मिस्टीरियस डिस्कवरीज फाउंड इनसाइड द पिरामिड वाज लार्ज नंबर ऑफ स्टोन वेसल्स। अब यहाँ पे जो स्टोन वेसल्स है ना, ये आर्टिफैक्ट्स हैं, ये आर्टिफैक्ट्स हैं। यहाँ पे ये आर्टिफैक्ट्स और स्टोन वेसल एक ही बात है। आर्टिफैक्ट्स होते हैं कि पुरानी कोई चीज़ और जो मतलब रखने के लायक हो, या आर्ट एंड क्राफ्ट, मतलब जिसको प्रिजर्व करते हैं म्यूजियम्स वगैरह, उसको आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। तो वो आर्टिफैक्ट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो इसका आंसर इसीलिए फर्स्ट माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर आपके पास ये एक जो स्पेशल लेक्सिकल रिसोर्स है आइल्स का, अगर आपको ये नहीं करना आता है तो आपके लिए ये फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम थोड़े सा इसको इम्प्रूव करेंगे, आपकी वोकैबुलरी को। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको इम्प्रूव कैसे करते हैं वो हम कंसिस्टेंट रीडिंग से सीखेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप मेरे साथ पैसेजेस सॉल्व करते जाएंगे, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि कैसे हम इसको आगे कर सकते हैं। पैराग्राफ एफ, अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अनफॉर्चुनेटली ऑल द प्रिकॉशंस एंड इंट्रिकेट डिज़ाइन ऑफ द अंडरग्राउंड नेटवर्क डिड नॉट प्रिवेंट, यहाँ से हम शुरू करते हैं। अंडर ऑल द प्रिकॉशंस एंड इंटीग्रेट डिज़ाइन ऑफ द नेटवर्क डिड नॉट प्रिवेंट एंशियंट रॉबर्स फ्रॉम फाइंडिंग अ वे इन, ठीक है। तब भी इतना कुछ करा, तब भी लोग रॉबर्स अंदर घुस गए। जोसेफ ग्रेव goods and even his body was stolen at a point in the past, and all the archaeologists found were a small number of valuable overlooked by the thieves। कुछ वैल्यूबल आइटम्स फिर भी आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो वहाँ पे उसकी देखने गए थे कि अंदर क्या क्या मौजूद है। द पीपल दोज हु वर्क विद द आर्टिफैक्ट्स आर बेसिकली नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट। देयर वाज इनफ लेफ्ट थ्रू आउट द पिरामिड एंड इट्स कॉम्प्लेक्स, हाउएवर अस्टॉनिश एंड अमेज द आर्कियोलॉजिस्ट हु इवैक्यूएटेड इट, ठीक है। अभी ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमने, बस इतना से ही पढ़ना है इसको।
यहाँ पे अगर इसको आप इतना भी ध्यान दे दोगे, स्टॉनिश हो गए थे, अमेज हो गए थे, ठीक है, और उसके बाद में आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्वेटेड इट, ठीक है। अब ये दो जो यहाँ से हमने यहाँ तक करा है और हम एफ़ की तरफ जाते हैं दोबारा से क्वेश्चन की तरफ, और हम इसको, अगर आपको आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में फिर से लिख सकते हैं पॉज करके। अ किंग हु सेव्ड हिज पीपल नहीं है दोबारा से आंसर इसका, पहला वाला हम आंसर पहले से मार्क कर चुके हैं। अ सिंगल सर्टेनिटी अमंग अदर लेस डिफाइंड फैक्ट्स ये भी कर चुके हैं। एन ओवरव्यू ऑफ एक्सटर्नल बिल्डिंग हमने शायद ये भी कर दिया है। अ पिरामिड डिज़ाइन दैट अदर कॉपीड इसके बारे में नहीं, ये और रेलेवेंट भी नहीं है इसके साथ, तो हम 6 के साथ नहीं जाएंगे। ए आइडिया ऑफ चेंजिंग द डिज़ाइन ऑफ द बरियल स्ट्रक्चर ये कर चुके हैं हम। एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस डिस्पाइट द फ्यू रिमेन्स, तो यहाँ पे देखिए ये आंसर हो जाएगा इसका। और इसका रीज़न क्या है इसको 8th मार्क करने का, इसको हमने इसलिए मार्क किया है क्योंकि देखिए फ्यू रिमेन्स, सब कुछ चोरी हो गया और क्या बचा, बहुत कम, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अस्टॉनिश हो गए एंड अमेज द आर्कियोलॉजिस्ट हु एवेक्यूएटेड इट, जिन्होंने उसे साफ वहाँ से खाली किया वो फिर भी अस्टॉनिश और अमेज रह गए। अब जी वाला लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं जो लिस्ट ऑफ द हेडिंग्स का है। इजिप्टोलॉजिस्ट मार्सुलेव वर्नस राइट्स few monuments hold a place in human history as a significant step of pyramids and square. It can be added without exaggeration that this pyramid was a complex, constitutes a milestone in evaluation of monumental stone architecture in Egypt and in the world as a whole. ठीक है, and the step pyramid was a revolutionary advance in architecture and became archetype which other great pyramid builders would follow। ठीक है, सारे पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो जवाब शायद ना मिले, लेकिन बस इतना पढ़ लीजिए कि द स्टेप पिरामिड वॉज रेवोल्यूशनरी एडवांस, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एडवांस इन आर्किटेक्चर एंड बिकेम द आर्किटाइप विच अदर ग्रेट पिरामिड्स बिल्डर वुड फॉलो। तो इसका मतलब है कि ये डिज़ाइन जो है दूसरे भी कॉपी करेंगे। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। इसका आंसर जो है वो द पिरामिड डिज़ाइन दैट अदर्स कॉपीड। ठीक है, तो यहाँ पे हम जी में 6th वाला लिख देते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली आंसर। और देखिए इसमें एक एक पैराग्राफ को आपको शॉर्टलिस्ट करना था, आप स्किमिंग कर सकते हैं। ठीक है, कई बार जो कॉम्प्रिहेंशन होते हैं वो थोड़े से मुश्किल होते हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाता है हमारे लिए। ठीक है, अभी हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया है तो हम कोशिश करेंगे जो ये पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 to 24, ये हम 1 वर्ड ओनली इसमें आया है और इसको हम ईजिली कर लें, ज़्यादा हमें उसमें टाइम ना देना पड़े। क्योंकि हमें टाइम कैसे सेव करना है, अगर हमने इसको पहले थॉरली पढ़ लिया है तो हम क्वेश्चंस को दोबारा आप ज़्यादा पैसेज को ना टाइम दें और क्वेश्चंस को टाइम दें। द कॉम्प्लेक्स दैट इंक्लूड्स द स्टेप पिरामिड एंड इट्स सराउंडिंग कंसिडर्ड टू बी अ बिग इजिप्टियन। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स दैट इंक्लूड्स द स्टेप पिरामिड एंड इट्स सराउंडिंग इज कंसिडर्ड टू बी एज बिग एज इजिप्टियन। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने मार्क भी किया था वहाँ पे ऊपर, थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए। ठीक है, तो जिसमें उन्होंने ओवरव्यू ऑफ द बिल्डिंग दिया था। ठीक है, वहाँ पे इसका आंसर मिलेगा आपको। देखिए ओवरव्यू ऑफ द बिल्डिंग जो है यहाँ पे इस वाले में था, और इसमें देखिए द कॉम्प्लेक्स इन विच इट वॉज बिल्ड वॉज साइज ऑफ अ सिटी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपका ये जो है ये आंसर सिटी है। ठीक है, आपको ये मिल गया, मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ। सिटी जो है यहाँ पे हमारा आंसर है फर्स्ट वाले का। तो हमारी कम टाइम लगा इसको सॉल्व करने में सिटी को, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पास्ट, द एरियाज आउटसाइड द पिरामिड इंक्लूडेड द अकोमोडेशन दैट वाज ऑक्यूपाइड बाय। अब देखिए इसी के पास आंसर है। अगर हम आगे जाएंगे वहीं पे हमको एक आइडिया ओवरव्यू हो गया है इसका। तो हमने सिटी यहाँ पे मार्क कर दिया था। उसके बाद में एंशिएंट जिसमें टेम्पल्स थे, कंट्री यार्ड्स थे, श्राइन्स थी, लिविंग क्वार्टर्स थे फॉर द प्रीस्ट। उसमें रहते कौन थे? प्रीस्ट। हमने इसकी बात पहले भी की थी, PRIESTS, प्रीस्ट। ठीक है, दूसरे का आंसर हो गया आपका प्रीस्ट।
ठीक है, प्रीस्ट हो गया। उसके बाद में अ वॉल रैन आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स एंड अ नंबर ऑफ फॉल्स एंट्रेंसेस, इसकी भी बात हमने की थी कि उन्होंने लोगों को बहकाने के लिए कि कोई रॉबरी ना कर ले, बिल्ड इनटू दिस इन एडिशन टू अ लॉन्ग, इसमें अगर आप वहाँ पे फिर से दोबारा से जाएंगे पैसेज जहाँ पे स्टोन वेसल्स मिली थी, उसके बाद में अब देखिए ये सारे आंसर्स प्रोबेबली पास में ही होने चाहिए क्योंकि बड़े सिस्टमेटिक तरीके से दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे देखिए 13 फॉल्स डोर्स थे, आउट 1 ट्रू एंट्रेंस था इनटू द साउथ ईस्ट कॉर्नर। ठीक है, एंटायर वॉल वाज देन रिंग्ड बाय अ ट्रेंच ऑफ 750 मीटर्स। तो आंसर क्या है यहाँ पे, अगर आप इसको मार्क करना चाहो तो मार्क भी कर सकते हो, ट्रेंच जवाब है यहाँ पे, TRENCH। ठीक है, तो यहाँ पे आप TRENCH, trench encircled the wall. As a result, any visitor who not been invited were cleverly prevented from entering the pyramid grounds unless they knew of the real entrance। ठीक है, अब लास्ट वाला आंसर जो है वो हमारे पास, अगर आप देखोगे यहीं पे उसी के पास होना चाहिए, जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो वहीं पे होनी चाहिए उसकी। तो ट्रेंच यहाँ पे है और उसके बाद में मीटर्स लॉन्ग द फॉल्स डोर ट्रेंच वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू कॉम्प्लेक्स टू डिस्करेज अनवांटेड विजिटर्स ना जा पाए। इफ़ समवन विश टू एंटर, कोई जाना चाहता है तो उसे पता होनी चाहिए एग्जैक्ट लोकेशन। तो ये देखें लोकेशन ऑफ द ट्रू ओपनिंग इन द वॉल। ठीक है, तो अभी आपको लास्ट आंसर आपका क्या है, wall, location. So this was the final answer that we had. Now the question number 25 and 26. इन 25 to 26 हम वापस नहीं जाएंगे क्योंकि हमने पैसेज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है और हम यहीं से कोशिश करेंगे कि इसको सॉल्व करने की, क्योंकि हमने शायद टाइम जो है अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हमने अपना ख़राब भी कर लिया है। ठीक है, अभी विच टू ऑफ द फॉलोइंग points does the writer makes about the King Joseph? Initially he had to be persuaded to build in stone rather than clay। देखिए अभी आपको इसको आंसर करने के लिए परसुएशन का मतलब पता होना चाहिए। परसुएड का मतलब होता है किसी को कन्विंस करना इस काम को करने के लिए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है देयर इज़ अ डिसएग्रीमेंट कंसर्निंग द लेंथ ऑफ हिज रीजन। तो जितने दिन उसने रूल किया है उस पर डिसएग्रीमेंट है। तो अगर आप फर्स्ट पैसेज पढ़ोगे, ठीक है, तो वहाँ पे फर्स्ट या सेकंड पैसेज वहाँ पे आपको ये वर्ड जो है रिजीन ये मिल जाएगा और ईयर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए डोसर इज़ थॉट टू बी, ये देखिए 19 ईयर्स यहाँ पे आपको मिल गया, बट एट्रीब्यूट टू मच लॉन्गर रूल फॉर हिज रूल। ठीक है, यहाँ पे लिखा डोसर इज़ थॉट टू हैव regained for 19 years, but some historians and scholars attribute a much longer time for his rule owing to the number and size of the monument he built। जितना बड़ा उसने monument build किया था उन्हें लगता है कि 19 साल से ज़्यादा उसने राज किया हुआ। तो B, that is why we are encircling, इसलिए हमने B को encircle किया है। ठीक है, सो उसके बाद में थर्ड, ही फेल टू अप्रिशिएट इमोटैप्स पार्ट इन द डिज़ाइन ऑफ द पिरामिड। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि उसने इमोटैप को भी कार्व किया था, मैंने आपको बताया भी था पैसेज में, तो ये नहीं हो सकता। अ फ्यू ऑफ हिज पोजेशंस वर स्टिल इन द टूम व्हेन द आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड इट। तो हमने इसके बारे में भी एक क्वेश्चन किया है कि जो स्टॉनिश हो गए थे आर्कियोलॉजिस्ट, तो उसके कुछ पोजेशन स्टोन वेसल्स जो थे उसमें 40,000 वो थे, इसलिए हम इसका आंसर डी मार्क करते हैं। तो ये ओवरऑल पैसेज का कंक्लूजन है। ठीक है, ऐसे ओवरऑल आंसर्स भी आपको मिल सकते हैं पैसेज को सॉल्व करने के लिए। तो होपफुली ये भी पैसेज आपको अच्छे से समझ में आया। तो अब थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, 5 मिनट्स ले सकते हैं, पॉज ले सकते हैं, और फिर हम शुरू करेंगे द लास्ट जो तीसरा पैसेज है, दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ द वर्क। दिस वी आर स्टार्टिंग विद रीडिंग पैसेज 3। In this you again have 20 minutes, okay, and the passage is future of work. So one thing I would like to give you in advance, इससे शुरू करना चाहिए हमें कि पैसेज 1 लीस्ट डिफ़िकल्ट होता है, पैसेज 2 उससे थोड़ा सा ज़्यादा, एंड द पैसेज 3rd इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, व्हेन वी सी द गाइडलाइंस फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असेसमेंट, ये बोलते हैं कि द डिफ़िकल्टी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद द पैसेजेस।
तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें फर्स्ट पैसेज को थोड़ा कम टाइम देना है और थर्ड पैसेज को सबसे ज़्यादा टाइम देना होता है. तो वी आर जस्ट इन द प्रैक्टिस मोड, सो वी आर डूइंग इन दैट मैनर. So okay, you when you are going for the examination, so you will have to choose a different way out. Okay, so first of all we'll go with the questions. We'll read the first type of questions. तो यहाँ पे multiple choice questions हैं. So we have 4 questions multiple choice 27, 28, 29 and 30. तो इसमें तो पूछ रहा है the first paragraph tells us about. Okay, so this is only the question. The second is according to the second paragraph, Stella Picciotti. Okay, views. ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली समबडीज नाउन. ये नाउन है तो वी नीड टू मार्क दिस. ठीक है. और सेकंड चीज़ है नॉलेज इकोनॉमी. सो दे हैव अगेन डिफाइंड द टर्म नॉलेज इकोनॉमी, तो हमें इसको भी अंडरलाइन करना है. 29th क्वेश्चन इज व्हाट इज पिचादीज ऑब्जर्व एट व्हाट डिड पिचादी ऑब्जर्व एट द टेलीकम्युनिकेशन कंपनी. सो पिचादी अगेन द सेम पर्सन एंड शी वन गोज टू अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एंड व्हाट डज सी ऑब्जर्व, ये पूछ रहे हैं. And in the third 30 question, in his recent published research, Ewan McGoy. Now this is again a noun. We need to again highlight this. तो first of all हमने ये highlights तो कर लिए हैं. इससे पहले हम क्या करेंगे, the first paragraph tells us about. तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो कोशिश करिए नाउन और इस टाइप के वर्ड्स जो हैं वो आप हाईलाइट कर लीजिए पहले से, क्योंकि ये आपको बहुत मदद करेंगे जब आप अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर रहे होंगे. ठीक है. So let us go to the paragraph first. Now we need to read the paragraph first and based on that we have to answer some questions. तो जो first paragraph है, it is saying according to the leading business consultancy, 3 to 4% of the global workforce will need to switch to a different occupation within 10 to 15 years. Okay, and all the workers will need to adopt as their occupation evolve alongside increasingly capable machines. ओके, इसके बाद में ऑटोमेशन और एम्बॉडीड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की है. इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ डिसरप्टिव इफेक्ट ऑन द टेक्नोलॉजी ऑन द लेबर मार्केट. लेबर मार्केट पे इसका डिसरप्टिव इफेक्ट हुआ है. डिसएम्बॉडीड एआई लाइक एल्गोरिथम रनिंग इन अ स्मार्टफोन इज़ अनदर. और ये दूसरा इम्पैक्ट ये है. They talked about 2. So if we come to the question paper again, the passage again, and we read these 4, the kind of jobs that will be most affected by the growth of AI, it doesn't make a sense. हमें नहीं कुछ समझ में आया इसको पढ़ने के बाद में. The extent to which AI will alter the nature of the work done by the that people do. So this is something that we can see is relevant. So coming to the first passage and again watching it. All the workers will need to adopt their occupation. 3 to 4% global workforce will need to switch to a different occupation within 10 to 15 years. ये है. और यहाँ पे the labor market जो disruptive effect हुआ है of technology on the labor market, ये यहाँ पे इसके बारे में बात की गई है. So these are the 2 points. इसको अगर consider करें और फिर से दोबारा से पढ़ें तो the extent to which AI will alter the nature of work that people do. So यहाँ से जो पॉइंट्स हमने हाईलाइट किए तो इससे हमें पता लगता है कि बी इज द आंसर. सो वी आर मार्किंग इट. ओके, वी हैव मार्क्ड बी एज द करेक्ट. अकॉर्डिंग टू द सेकंड पैराग्राफ, स्टेला पिचादीज व्यू ऑफ नॉलेज इकोनॉमी, इट इज हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑन द नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल. ओके, दिस एक ये पूछा गया उन्होंने. और दूसरा बी इज इट इज चेंजिंग पीपल एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर ऑक्यूपेशन. नॉलेज इकोनॉमी क्या कर रही है? इट इज़ द मेन रीज़न वाई द प्रोडक्शन सेक्टर इज डिक्लाइनिंग. ओके, सो द सी इज इट इज़ द मेन रीज़न वाई द प्रोडक्शन सेक्टर इज डिक्लाइनिंग. एंड देन लास्ट वन डी इज इट इज़ अ की फैक्टर ड्राइविंग करंट डेवलपमेंट्स इन द वर्क प्लेस. इट इज़ अ की फैक्टर ड्राइविंग करंट डेवलपमेंट इन द वर्क प्लेस. ठीक है, तो दीज आर द 4 क्वेश्चंस. अब हम चलते हैं स्टेला पिचादी, दैट्स अ नाउन, एंड नॉलेज इकोनॉमी इज द सेकेंड वर्ड दैट वी नीड टू हाईलाइट इन टू दिस. ओके, सो गोइंग टू द पैसेज. सो देखिए यहाँ पे देखिए, डॉक्टर स्टेला पिचादी फ्रॉम कैम्ब्रिज बिजनेस स्कूल believes that fundamental changes are happening as a result of algorithmication of jobs dependent on rather on data. ठीक है, डेटा rather than प्रोडक्शन पे विश्वास नहीं किया जा रहा है आजकल, डेटा पे विश्वास किया जा रहा है. सो कॉल्ड नॉलेज इकोनॉमी. देखिए वर्ड हमें नॉलेज इकोनॉमी यहाँ पे फिर मिल गया इसमें. ठीक है, तो नॉलेज इकोनॉमी है और यहाँ पे स्टेला है, 2 लोग नाउन भी मिल गया. एल्गोरिथम्स
are capable of learning from data to undertake tasks that are previously needed human judgment. जो पहले ह्यूमन जजमेंट से चलते थे अब वो एल्गोरिथम करता है, ठीक है. सच एज रीडिंग लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, एनालाइजिंग मेडिकल स्कैन्स एंड गैदरिंग मार्केट इंटेलिजेंस, ठीक है. इसके बारे में बात की गई है. कमिंग टू द क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं, इज हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑन द जॉब्स अवेलेबल, ठीक है. और उसके बाद कह रहा है इट इज़ चेंजिंग द पीपल एटीट्यूड टुवर्ड्स their occupation. और लास्ट वन इज इट इज़ द मेन रीजन वाई द प्रोडक्शन सेक्टर इज डिक्लाइनिंग. एंड द डी इज इट इज़ अ की फैक्टर ड्राइविंग द करंट डेवलपमेंट इन द वर्क प्लेस. सो वील गो विद द D1. एंड डू यू नो वाई वी आर गोइंग विद D1? द मेन रीज़न फॉर दैट इज कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाउ वर्क प्लेस को इसने कैसे बदला है उसी के बारे में बात हो रही है. आप फिर से एक बार अगर इसको पढ़ने, इट इज़ अ की फैक्टर ड्राइविंग करंट डेवलपमेंट्स इन द वर्क प्लेस. जो वर्क प्लेसेस हैं उनमें कैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं, लोग कैसे काम करने के तरीके को बदल रहे हैं, ये बेसिकली डी का कहने का मतलब है, ठीक है. तो दैट इज़ वाई वी हैव चूज्ड इट फ्रॉम दिस पैसेज, ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what did Pichati observe at telecommunication company? Now this is again telecommunication company important, so we'll go ahead. Staff disagreeing, first one पढ़ लेते हैं चार options. A, staff disagreeing with the recommendations of AI, first point है. Staff feeling resentful about the intrusions of AI in their work. Intrusions is forcefully, intrusion जो word है, this is again a lexical resource, it is forcefully entering into someone's domain, ठीक है. कोई काम कर रहा है, ज़बरदस्ती वहाँ पे घुस जाओ, तो that is known as intrusion. Staff making sure that the AI produces the result they want. Okay, and the last one is staff allowing AI to carry out the task they ought to do themselves, ठीक है. तो इसमें हमें यहाँ पे अगर आप आओगे थोड़ा सा नेक्स्ट टू दैट, हमने क्वेश्चन एक मिनट. सो वी हैव विच टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में क्या हुआ था, तो ये हम भूल गए यहाँ पे. तो वी नीड टू सी द टेलीकम्युनिकेशन कंपनी वेयर इट इज़. ओके, तो वील ईजिली फाइंड इट बिकॉज इट इज़ अ नाउन. तो ये देखिए यहाँ पे telecommunication company is available. So instead of reading these two places, we can just see from here. Another issue is to which technology influences or even controls the workforce. How over the past 2 years Pichati monitored a telecommunication company. The way telecom sales people work is through personal frequent contacts with the clients using the benefit of experience to assess a situation and reach a decision. However, the company had started using algorithms that define when the account managers should contact certain customers and what kind of campaigns to offer them. Okay, so this is what now. अगर आप इससे भी आगे इसको पढ़ोगे तो इसमें आंसर नहीं है यहाँ पे. Algorithm usually built by external designer often becomes keeper of the knowledge. She explains the case like Pichati believes a short-sighted view begins to creep into the working practices whereby the workers learn through the algorithm I becomes dependent, okay, on its instructions. यहाँ पे instructions and alternative explorations where experimentation and human instinct lead to प्रोग्रेशन एंड न्यू आइडियाज़ आर इफेक्टिवली डिस्करेज्ड, ठीक है. उसके बाद में वो आगे क्या लिखती है, पिचाटी एंड कोलीग्स हैव इवन ऑब्जर्व्ड दैट द पीपल डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू मेक एल्गोरिथम to work on their own advantage. We are seeing the cases where workers feed the algorithm with the false data to reach their targets and reports, ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे इसमें we can fill in the make sure, staff make sure that AI produces the result that they want. So this C 29th is C. So this is the correct answer. Okay, his recently published research, Ewan McGuire ने क्या बोला है, the challenges that first वाला है the challenges the idea that redundancy is a negative thing. तो what does the word redundancy means? Redundancy means not useful anymore, ठीक है. दैट इज़ व्हाट redundancy इज़. तो अगर आपको redundancy का मतलब नहीं पता, ये पता होना चाहिए. shows the profound effect of mass unemployment on society.
ठीक है, तो ये सारे कॉमन वर्ड है। मास अनएम्प्लॉयमेंट हम यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा सा। हाईलाइट सी वाला है, हाईलाइट सम डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड द फ्यूचर जॉबलेसनेस। ठीक है, पास्ट में कितनी जॉबलेस थी, फ्यूचर में कितनी जॉबलेसनेस है, उसके बारे में। इलस्ट्रेट्स हाउ चेंजेस इन द जॉब मार्केट कैन बी सक्सेसफुली हैंडल्ड। और डी वाला है कैसे जॉब मार्केट को सक्सेसफुली हैंडल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें ये नाउन ढूंढना है कहाँ पे है। यहाँ पे नहीं है, इविन मैकग्वाई हमें पहले चाहिए। देखिए यहाँ पे अब ये थोड़ा जिगजैग मैनर में आ गया है। तो डॉक्टर इविन मैकग्वाई एट द कैम्ब्रिज सेंटर ऑफ बिजनेस स्कूल रिसर्च किंग्स कॉलेज लंदन। तो आप अगर ये सारा पढ़ते रहोगे ऊपर से यहाँ तक, तो मुझे लग रहा है कि आप इस जगह से इस जगह तक, तो आपका टाइम ख़राब हो जाता है और आप रीडिंग पैसेज को नहीं समझ पाते। तो ये स्ट्रैटेजी उतनी इंपॉर्टेंट है कि हमने जो नाउन है उसको हाईलाइट कर लिया, हमें नाउन मिल गया, तो उसके बाद ही हम क्वेश्चन को आगे लेके जा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और जिस क्वेश्चन में 2 मिनट से ज़्यादा लगे, आई वुड रिकमेंड कि उस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए, उसको नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं। एट द कैम्ब्रिज सेंटर ऑफ बिजनेस रिसर्च किंग्स कॉलेज लंदन, व्यू अबाउट फ्यूचर वर्क आर मिसगाइडेड। इट्स द लॉ दैट रिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे थोड़ी सी बात की है इन्होंने। नॉट एडवेंट न्यू टेक्नोलॉजीज कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें नॉट द एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट लिखा है इन्होंने। ठीक है, कि नई टेक्नोलॉजीज कुछ प्रभाव नहीं डालती द अनएम्प्लॉयमेंट पे। His recently published research answers to the question whether automation, AI, robotics mean a jobless future. By looking at the causes of unemployment, history is not clear. Is clear that changes can mean redundancies. देखिए यहाँ पे redundancies वर्ड आ गया है, लेकिन redundancies को यूज़ नहीं करना है, redundant का मतलब। But social policies can tackle through retaining and redeployment. He adds, if there is going to be change in the jobs, आगे वो लिखता है if there is going to be change in the jobs as a result of AI robotics, then I like to see government seizing the opportunity to improve the policy to enforce the good job security. ठीक है, we can reprogram the law to prepare a fairer future of work leisure. ठीक है, MC मैकग्वाई findings are a call to arm. देखिए यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ से आगे लिखा हुआ है कि are properly a call to arm for the leaders of organization, government and the bank to pre-attempt the coming changes with bold new politics that guarantees full employment, fair income and thriving economic democracy. ठीक है, अभी आप इसको अगर पढ़ोगे और इसको कंक्लूड करने की कोशिश करोगे यहाँ पे, तो आपको पता लगेगा कि उसने जो बात की है, illustrates how changes in the job market can be successfully handled. तो यहाँ पे वो बात करता है कि कैसे हम सक्सेसफुली अगर चेंजेस आते हैं तो उनको हैंडल कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डी इज करेक्ट इन दिस, इसमें सी करेक्ट है, इसमें फिर से आपका डी करेक्ट है। ठीक है, और इसमें आपका बी करेक्ट है। तो हमने ये 4 क्वेश्चंस कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस पे क्वेश्चन आ गया एल्गोरिथमिफिकेशन से ऑफ द जॉब्स। ओके, द स्टेला पिचाडी जो फर्स्ट नाउन था ऑफ कैम्ब्रिज स्कूल हैज़ बीन फोकसिंग ऑन एल्गोरिथमिफिकेशंस ऑफ जॉब विच कैन रिलाई ऑन द प्रोडक्शन ऑन विच रिलाई नॉट ऑन प्रोडक्शन बट ऑन। इन्होंने कहा है कि वो प्रोडक्शन पे नहीं। आप अगर ध्यान रखोगे तो फर्स्ट जब हमने पैसेज पढ़ा था, वेरी फर्स्ट पैसेज, तो वहीं पे इसका आंसर था। यहाँ पे देखिए, डॉक्टर स्टेला पिचाडी फ्रॉम कैम्ब्रिज, ये देखिए अब ये इसको, डॉक्टर स्टेला पिचाडी फ्रॉम कैम्ब्रिज बिजनेस स्कूल बिलीव्स दैट सम ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल चेंजेस आर हैपनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ एल्गोरिथमिफिकेशन। ये देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इससे पहले है भी नहीं, तो वी बेसिकली थिंक दैट कि ये यहाँ से शुरू होगा इसका आंसर। और उसके बाद में जो नेक्स्ट है, अगर आप नेक्स्ट पे आओगे, ऑन द डेटा रेदर देन ऑन प्रोडक्शन, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, डेटा है। यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है आंसर। तो यहाँ पे सिनोनिम उन्होंने यूज़ किया है, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं यूज़ किया है कि क्या है। सो ये देखिए, वाइल मॉनिटरिंग द टेलीकम्युनिकेशन सॉरी द 31st, the Stella Piccadi on the Cambridge School has been focusing on the algorithmification of jobs which rely on the production but on which rely not on production but on information. जी, इसमें जी आप लिखेंगे तो सही जवाब माना जाएगा। सो इट इज इंफॉर्मेशन। एंड वन थिंग टू मेक श्योर इज, इसमें जी ही लिखना है, अगर इन्फॉर्मेशन लिख दे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वाइल मॉनिटरिंग द टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, यहाँ पे देखिए, वाइल मॉनिटरिंग द टेलीकम्युनिकेशन कंपनी पिचाडी ऑब्जर्व्ड अ ग्रोइंग
on recommendation made by AI. As the worker begin to learn through the algorithm eyes, meanwhile the staff are deterred from experimenting. So ये सेम यहीं पे इसके आसपास इसका जवाब होना चाहिए. तो we'll go and check where the answer is. So यहाँ पे देखिए ये वर्ड है, इसके नीचे हमने यहाँ पे डेटा है. सो द नॉलेज इकोनॉमी algorithms are capable of learning from data to undertake tasks that are previously needed human judgment, such as the reading legal contracts, analyzing medical scans, and gathering intelligence. In many cases, they can outperform humans, says Pichadi. Organization attract to using algorithm because they want to make choices based on what they consider is perfect information. ठीक है, perfect information as well as to reduce the cost and एनहेंस प्रोडक्टिविटी. इतना दोबारा से हमने पढ़ा है. तो फिर से अगर क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ पे वाइल मॉनिटरिंग अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी पिचादी ऑब्जर्व अ ग्रोइंग रिलायंस ऑन, यहाँ पे रिलायंस ई आ जाएगा. इसका रीज़न क्या है, ई हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, इसका रीज़न है कि दे आर डिपेंडेंट ऑन द रिकमेंडेशंस मेड बाय एआई. ये उसको पैसेज को आप अगर पढ़ोगे दोबारा से, पॉज करो वहाँ पे और वो कंक्लूड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों यहाँ पे रिलायंस आया है. उसके बाद एज द वर्कर बिगिन टू लर्न फ्रॉम द एल्गोरिथम आइज मीनवाइल द स्टाफ, यहाँ पे देखिए एज द वर्कर बिगिन टू लर्न फ्रॉम द एल्गोरिथम आइज मीनवाइल द स्टाफ आर डिटर्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटिंग एंड यूजिंग देयर ओन. ठीक है, अब वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते थे. तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं क्या. ठीक है, क्योंकि वर्ड प्रेशर भी नहीं आ सकता, प्रमोशन भी नहीं आ सकता, इन्फॉर्मेशन हमने पहले यूज़ कर लिया है. ठीक है जी, सेटिस्फैक्शन, रिलायंस. अब रह गया है सी एफ, कॉन्फिडेंस. तेरे ओन कॉन्फिडेंस आप लिख दोगे तो गलत हो जाएगा. इंट्यूशन लिखना है. द रीज़न क्या है इंट्यूशन लिखने का, मैं आपको बता देता हूँ. इंट्यूशन का मतलब होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड. सो अब वो अपनी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम सी मार्क करेंगे. ठीक है, 33 में सी आएगा. आर देयरफॉर प्रिवेंटेड फ्रॉम अचीविंग इनोवेशन. अब आगे देखिए, टू अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन विच पिचादी ऑब्जर्व द रिसर्चर ट्राइंग टू मेक एआई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ईजियर टू कॉम्प्रीहेंड एंड टू इंक्रीज द यूज़र. ठीक है, एआई कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना. अब एआई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ईजियर करना चाहते हैं, टू इंक्रीज द यूज़र. यहाँ पे आपका आंसर आएगा कॉन्फिडेंस. इसमें एफ आएगा, और हमने इसको क्यों एफ लिखा है मैं आपको दिखाता हूँ. सो द प्रॉमिस ऑफ दिस बिग, यहाँ से अगर आप आगे से पढ़ेंगे, द प्रॉमिस ऑफ स्टेला जहाँ पे बात कर रही है हम वहाँ पे यून मैगवाई पे आ गए ना. तो स्टेला जहाँ पे बात कर रही है हम वहाँ पे पिचादी वर्कर्स फीड द एल्गोरिथम विद द फॉल्स डाटा टू रीच देयर गोल्स. ये देखिए यहाँ पे, इसके बाद में हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ तक हमने पढ़ लिया है. इट्स द सिनेरियो लाइक दीज द रिसर्चर्स आर वर्किंग टू अवॉइड देयर ऑब्जेक्टिव्स टू मेक एआई टेक्नोलॉजी मोर ट्रस्टवर्दी एंड ट्रांसपेरेंट, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल अंडरस्टैंड how AI decisions are made. In the meantime, Pichadi says we need to make sure we fully understand the dilemmas that the new world arises regarding expertise, occupation boundaries and control. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इतना पढ़ लोगे तो यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है इस पैसेज में कि वो बात किस चीज़ की कर रहा है. कमेंट में लिख के बताइए. वो बात कर रहा है कॉन्फिडेंस की, एफ में. चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए ये स्कैटर्ड क्वेश्चन हो सकते हैं. स्टेला ने क्या बोला है, हेमिस्लो ने क्या बोला है, यूइन मैगवाई ने क्या बोला है, उसके बारे में बात करेंगे. तो ग्रेटर अभी ए बी या सी हमने चूज़ करना है. 35 में 35 क्वेश्चन को पकड़ना है, उसमें ए लिखना है, बी लिखना है या सी लिखना है. तो दिस इज ऑल द क्वेश्चन इज अबाउट. ठीक है, राइट द करेक्ट लेटर ए बी सी इन द बॉक्सेस 35 to 40 ऑन योर आंसर शीट. ओके, यू मे यूज़ वन लेटर मोर देन वंस. तो एक बार आपने यूज़ किया तो दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं यूज़ करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. ग्रेटर लेवल ऑफ ऑटोमेशन विल नॉट रिजल्ट इन लोअर एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, यूइन मैगवाई जो ये हैं, इनकी बात हमने पढ़ी थी जब हम फर्स्ट में थे, जब हमने नीचे से पढ़ना शुरू किया था, और तब हमने देखा था हेमिस्लो. जो हेमिस्लो हैं इनका हमने सबसे लास्ट में पढ़ा था. हम फिर से दोबारा से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमने लास्ट में किसको पढ़ा है.
हेमिस्लो को हमने पढ़ा ही नहीं है अभी, सॉरी। इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर हेमिस्लो यहाँ पे आ गया, इस जगह से इस जगह तक। आप इसको पॉज करके भी चाहो तो पढ़ सकते हो। बिलीव्स दैट द फ्यूचर ऑफ द वर्क विल इन्वॉल्व मेजर ट्रांजिशंस across the whole life in the course of everyone. The traditional trajectory of full-time education followed by the full-time work followed by the personal pension retirement is thing of the past, says Lowe. Instead of ignoring the multi-stage employment life, one where the trading happens across the life courses and where the multiple jobs, no job happens by the choice at the different stages. ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द जॉब लॉसेस, लो बिलीव्स दैट द प्रेडिक्शंस आर फाउंड ऑन अ fallacy. It assumes that the number of the jobs is fixed. In the next 30 years, the half of the 100 jobs are being carried out by the robots. That doesn't mean that we are left with the 50 jobs for the humans. The number of the jobs will increase. We would accept more 150 jobs. तो हमने यहाँ पे इकोनॉमिक्स हेमिस्लो को पढ़ा है, पर शायद देखते हैं कहाँ से, नहीं हमने पहली बार ही पढ़ रहे हैं इसमें, यहाँ से यहाँ तक हमने पहली बार इसको पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद इविन मैकगुआय आ जाते हैं, तो हमने हेमिस्लो को नहीं पढ़ा। तो हम दोबारा से वापस जाते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये टाइम वेस्टिंग वाला हो गया ना। ग्रेटर लेवल्स ऑफ ऑटोमेशन विल नॉट रिजल्ट इन लोअर एम्प्लॉयमेंट। अगर हम वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि 50 जॉब्स अगर रॉबर्ट्स कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए सिर्फ 100 जॉब्स बचेंगी, 150 जॉब्स क्रिएट कर देगी गवर्नमेंट। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो इसके में हम क्या लिखेंगे, बी। 35th का आंसर है बी। देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई एआई इज अपीलिंग टू द बिजनेस। ठीक है, ये बात तो देखो आपको पता ही है, स्टेला पिचादी ने कही थी और ये हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, और इसका आंसर कहाँ पे है वो देख लेते हैं एक बार। आप उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं बता दूँ तो कहाँ पे स्टेला ने ये बात बोली है। ठीक है, in many cases they can outperform humans, says Pichadi. The organizations are attracted to, आप अगर organizations are attracted to using algorithm because they want to make choices based on the perfect information as well as to reduce cost and productivity. But these enhancements are not without consequences, says Pichadi. If the routine cognitive tasks are taken over by AI, how do profession develop their future experts? She asks. One way of learning about a job is legitimate peripheral participation. A novice stand next to an expert and the learns by observation. If this isn't happening, then you need to find a new way to learn. ठीक है, तो यहाँ पे another issue to extent which the technology influences control workforces over the 2 years which Adi monitored telecommunication company. तो यहाँ पे what kind of campaigns do you want to offer them? तो यहाँ पे अगर आप इसको यहीं पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे वो बोलती है कि वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, एनहेंस प्रोडक्टिविटी। सो इसमें से हम स्टेला पिचादी जो बोल रही है कि जो कंपनी है उसको एनहेंसमेंट कर सकता है। हम दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं। द क्वेश्चन इज सेइंग देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई एआई इज अपीलिंग टू द बिजनेस, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन ए, स्टेला पिचादी। एआई पोटेंशियल, नाउ अगेन द एआई पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म पीपल लाइफ हैज़ पैरेलल विद मेजर कल्चरल शिफ्ट which occurred in the previous eras. ठीक है, नाउ दिस इज बिट ऑफ देखने वाला ही कहाँ पे हमें आंसर मिलता है। अगर आप लास्ट वाला देखेंगे, इविन मैकगुआय से पढ़ेंगे। ठीक है, कैम्ब्रिज सेंटर ऑफ बिजनेस रिसर्च इन किंग्स कॉलेज लंडन agrees view about the future of work is misguided. Laws that restrict supply capital not relevant to the new causes of employment. The recent published answer to the question whether automation and robotics will mean jobless future by looking at the causes. History is clear. देखिए यहाँ पे history is clear that the changes can mean redundancies, but the social policies can tackle through the retraining and reemployment. ठीक है, तो यहाँ पे आप इस स्टेटमेंट को लीजिए और यहाँ पे पुट इन करेंगे अगर AI potential to transform people life has parallels with major cultural shift which occurred in the previous eras. तो यहाँ से हम जो है इसको C मार्क कर सकते हैं। ठीक है, 37 का आंसर क्या मार्क कर सकते हैं, C. It's important to be aware that of the range of the problem that AI causes. ठीक है, इसमें तो डिलेमास जहाँ पे स्टेला पिचादी ने कहा है वहाँ पे ये आंसर है।
तो अगर पिछादीन कॉलिग्स इसमें यहाँ से पढ़ते हैं, एल्गोरिथम यूजुअली बिल्ड बाय द एक्सटर्नल डिजाइनर्स ऑफन बिकम कीपर ऑफ द नॉलेज. इन द केस पिछादी बिलीव शॉर्ट साइटेड व्यू begins to creep into the working practices whereby the workers learn through the algorithm eyes and become dependent. आगे जाते हैं. पिछादी and colleagues observed people developing their strategies to make and यहाँ पे false data report किया. इसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं. In the scenarios like these, many researchers are, और यहाँ पे देखिए dilemmas लिखा हुआ है, ठीक है. तो in the meantime says पिछादी, we need to make sure we are fully understand the dilemmas that the new world rises regarding expertise, ऑक्यूपेशनल बाउंड्रीज एंड कंट्रोल. ठीक है, तो यहाँ पे इसने कंसर्न्स जो हैं उसके बारे में बात की है. अगर आप इसको पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, यही रेलेवेंट है जो आंसर है उससे. ठीक है, इसके अलावा कोई रेलेवेंस नहीं निकल के आएगा आपके पास. सो दिस इज अगेन ए. पीपल आर गोइंग टू फॉलो लेस कन्वेंशनल कैरियर पाथ देन इन द पास्ट. ओके, सो दिस इज विल रीड फ्रॉम, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं एक्चुअली. एक बार फिर से हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि कहाँ पे है. हमें हेमिस्लो को पढ़ना है. सो ये हमारा पूरा हो गया है. उसके बाद में हेमिस्लो यहाँ से है, तो विल इरेज इट बिकॉज थोड़ा गंदा हो गया इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा है, तो हम इसको मिटा देते हैं. थोड़ा सा इसको मिटाते हैं बिकॉज इट इज़ बिकम वेरी डर्टी. वी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी वांट टू कैरी आउट. तो हेमिस्लो की यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ जॉब लॉसेस द लो बिलीव्स, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ जॉब लॉसेस द लो बिलीव्स on fallacy. It assumes that the number of the jobs fixed 30 years, half jobs are being carried out by the robots. और यहाँ पे traditional trajectory on the full time education, यहाँ पे followed by full time work, followed by pension retirement is a thing of the past, says low. Instead, envisages a multi-stage employment in life, one where the tiring happens across the life the course and where the multiple jobs, no job happen choice at the different stages. फिर से हम क्वेश्चन पे आते हैं. अगर तब यहाँ पे लिखो, वो जॉब्स के बारे में पूछ रहा है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर, सॉरी, द पीपल टू फॉलो लेस कन्वेंशनल कैरियर्स पाथ. कन्वेंशनल मीन्स द ट्रेडिशनली यूज्ड मेथड्स जो है वो नहीं यूज़ होंगे. तो इसके बारे में किसने बात की है? हेमिस्लो ने बात की है. तो यहाँ पे हम बी मार्क कर रहे हैं इसको, हम यहाँ पे इसको बी मार्क कर रहे हैं. अथॉरिटी शुड टेक मेजर्स टू इंश्योर दैट देयर विल बी एडिक्वेटली पेड वेजेस टू एवरीवन. ठीक है, पेड वर्क टू एवरीवन. तो इसके लिए इविन मैकगॉय ने बात की है लास्ट वाले में. हम इसमें सी लिख सकते हैं क्योंकि उन्होंने ही बोला था कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम नहीं होगी अगर रॉबर्ट्स आ भी जाएंगे. तो और उन्होंने लास्ट में इन बात को रखा है. ये देखिए यहाँ पे ये हैं. और गवर्नमेंट के बारे में उन्होंने फ्यूचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लिखा है. हिस्ट्री इज़ क्लियर. उसके बाद मैंने गवर्नमेंट सीजिंग द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव द पॉलिसी टू इन्फोर्स गुड जॉब सिक्योरिटी कैन रीप्रोग्राम द लॉ टू प्रिपेयर फेयर. आप इस चीज़ को, बस इस पैसेज को पढ़ लीजिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने ये आंसर को मार्क किया हुआ है. ठीक है, तो आपको यहाँ से पढ़ना है. ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए. यहाँ से इस जगह से आपको यहाँ तक पढ़ना है. और यहाँ पे जो मेन चीज़ है, सीजिंग द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव द पॉलिसी टू इन्फोर्स गुड जॉब सिक्योरिटी. ठीक है, ये पॉइंट है. द लॉ टू प्रिपेयर द फेयर फ्यूचर वर्क एंड लेजर. ठीक है, MC मैकगॉय फाइंडिंग्स are called to arms for the leaders of organization, governments and bank to pre-attempt the coming changes with bold new politics guarantees full employment. ठीक है, तो this is where we have covered the very last question of this reading passage. So as far as मुझे लगा है कि जो पैसेज C है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड था. ठीक है, जो C है थोड़ा मुश्किल है. A और B was quite easy in comparison to that of C. तो I believe कि आपको थर्ड पैसेज को कम टाइम देना है
और जो फर्स्ट ज़्यादा टाइम देना है, थर्ड को सॉरी ज़्यादा टाइम देना है, और जो फर्स्ट पैसेज है उसको आपको सबसे कम टाइम देना है। आप दीजिए 17 मिनट्स फर्स्ट पैसेज को, ठीक है, 18 मिनट्स आप दीजिए सेकंड पैसेज को, और कोशिश करिए 23 to 25 मिनट्स दीजिए, और ट्रांसफ़र टाइम इसी में यूज़ करिए अपने ट्रांसफ़र टाइम को, कि साथ ही साथ आप अपने क्वेश्चन को ट्रांसफ़र कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ट्रांसफ़र करने के लिए आपको और टाइम नहीं मिलता है। So in these 3 passages, I have tried to cover all the necessary tips and strategies that are required in order to solve a reading comprehension and to score better results in IELTS test. So the video is gone a bit long. I think it's more than 1 hour. The reason for that is that I have explained you all the things, because if you do only skimming and you solve the passages, you will not require that much of time. Instead, what we have done is we have tried to explain each and everything. So if you have liked the video, give us a thumbs up. If you have any questions, give us the comments. If you feel like that we have made a mistake or you want to correct it, you can give us suggestion in the comment box. If you have anything else, you're always welcome in the comment box. Thank you very much for watching our video. You can also subscribe us for more videos.